मूवी के स्टार्टिंग में कुछ पुलिस ऑफिसर रेकी करने जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में गड्डी रोककर कई लोगों को मार देते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर दूसरी गाड़ी में बैठे एक आदमी को मार देता है। उसके साथ बैठा ऑफिसर ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है और जितने भी लोग मारे जाते हैं उन सबको पुल से नीचे पानी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एक जसवंत सिंह नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी सी फैमिली के साथ पंजाब के एक कस्बे में रहता है। उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करके स्कूटी से छोड़ने जाती है। जसवंत लापता लोगों को खोजने का काम करता है। एक दिन एक बुढ़ा बुढ़ी अपने बच्चे की तस्वीर लेकर जसवंत के पास आते हैं। जसवंत उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही उसे ढूंढ लेगा। उस तो बाद जसवंत पिंड में जाके पूछताछ करता है। इसी बीच कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। एक औरत जसवंत के घर आती है। उसका बेटा कृपाल उसकी बात नहीं सुन रहा। वो चुपचाप लेटा हुआ है। जसवंत से मदद मांग रही होती है। जसवंत भागकर तुरंत उस जगह पर पहुंचता है। वहां पर कृपाल की लाश पड़ी होती है। दोस्तों, अपने दोस्त की ये हालत देखकर जसवंत टूट सा जाता है। उसके बाद कहानी वर्तमान काल से शुरू हो जाती है। जसवंत गुरपेज के बारे में हालचाल लेने के लिए उसके घर जाता है। एक महिला बताती है कि जब तक उसे याद रहता है कि उसका बेटा मर चुका है तब तक तो वो ठीक रहती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा तो वो उसे ढूंढने लगती है। और आज 1 हफ्ता हो गया, वो अभी तक घर वापस नहीं आई। ये बात जसवंत सिंह को थोड़ी अजीब सी लगती है। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि ज़्यादा परेशान मत हो, गुरपेज आंटी जल्द ही वापस आ जाएंगी। लेकिन जसवंत सिंह को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। उसे लगता था कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है कुछ। वो सुबह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और तभी देखता है कि इंस्पेक्टर का जन्मदिन होता है और वो केक काट रहा होता है। जसवंत वहां पर जाकर गुरपेज की लापता होने की खबर लिखवाने के लिए जाता है। वे कोई जवाब नहीं देती और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। उन पुलिस वालों की लगता है कि वो औरत पागल हो गई है। उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराना ठीक नहीं लगता। तभी जसवंत हॉस्पिटल जाकर पूछगछ करता है, लेकिन वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी मरीज नहीं है। तभी जसवंत अचानक से मोर्चरी की तरफ देखता है और वो वहाँ पर जाने लगता है। वहाँ पर ऐसी लाशें पड़ी हुई थी जिनका कोई परिवार नहीं था। जसवंत वहाँ देखता है, तभी वहाँ पे एक डॉक्टर भी होती है, डॉक्टर करने वाली। जसवंत उससे जानकारी लेना चाहता है। डॉक्टर कुछ बताने ही वाली होती है, तभी कंपाउंडर आ जाता है। डॉक्टर चुप हो जाती है और कहती है कि यहाँ पर ऐसी कोई महिला नहीं आई थी। फिर जसवंत अपने ही गांव के पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल से मिलता है। वो भी अजीब सी बातें करने लगता है और जसवंत को कहता है कि तुम गलत जगह पे आ गए हो। जसवंत ये बात सुनकर हैरान रह जाता है। जसवंत इसका कारण पूछता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है साइन करवाने के लिए और कांस्टेबल वहाँ से चला जाता है। ये बात जसवंत को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी, इसीलिए वो अपनी जांच जारी रखता है। तभी जसवंत शमशान घाट पहुँच जाता है। वो केवल गुरपेज को नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि और भी कई लापता लोगों को ढूंढ रहा था। वो जाकर शमशान घाट के रजिस्टर को चेक करता है। वो देखता है कि जो भी लोग लापता हुए हैं उनके नाम इस रजिस्टर में लिखे हुए हैं, जबकि उनकी लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज ही नहीं हुई थी। जबकि उनके परिवार वाले ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट को दर्ज करवाया था। पुलिस वाले उन लाशों को लावारिस बताकर शमशान घाट में ले जाकर जला देते थे। ऐसी घटना सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये घटना बिल्कुल ही रियल है, अच्छी घटना पर आधारित है। लेकिन जसवंत को गुरपेज के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता। वो फिर से उसी कांस्टेबल के घर जाता है और पूछताछ करने लगता है। सरोवर के पास बैठकर वो जसवंत को ऐसी ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर जसवंत पूरे अंदर से हिल जाता है। उस दिन गुरपेज आंटी पुलिस स्टेशन आई थी और पुलिस वाले से अपना बेटा ढूंढने की मांग कर रही थी। बेटा उसे कहाँ मिलने वाला था, जबकि वो पहले ही मारा जा चुका था। लेकिन गुरपेज को बताने के बाद भी गुरपेज एक भी बात नहीं सुनती। पुलिस वाले उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। फिर वही आदमियों की गाड़ी मिल जाती है जिन्हें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जिसमें बताया गया था कि गाड़ी में बैठे किसी आदमी को गोली मार गई थी। वो आदमी कोई और नहीं, गुरपेज आंटी थी और सामने बैठा यही कांस्टेबल था जो अभी जसवंत को सारी कहानी बता रहा था, अथवा और भी कई चीज़ें बताता है।
पुलिस वाले गुरपेज को मारने के बाद उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर से मिलने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर घबराता हुआ आता है। वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस के होने के कारण वो चुप हो जाता है। अवश्य वाले डॉक्टर को समझाती है कि वो ज़्यादा दिमाग ना लगाए। फिर पता लगता है कि गुरपेज आंटी गोली लगने के बाद भी जिंदा थी, अभी भी उनकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर उनका इलाज करना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले गुरपेज को दोबारा से गाड़ी में बैठाते हैं और दूर ले जाते हैं और फिर से गोली मारकर उससे हॉस्पिटल ले आते हैं। ये सब सुनने के बाद जसवंत अंदर तक हिल जाता है। इस सब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताता है और वो एक वकील के पास जाता है। तभी लॉयर कहता है कि इन सब के खिलाफ इतने सबूत काफ़ी नहीं है, वो कोई मामूली लोग नहीं है, वो पुलिस वाले हैं, वो बहुत चालाक हैं। उन्हें पकड़ने के लिए हमें और भी कड़े और बड़े सबूतों को इकट्ठा करना होगा। क्या था, जसवंत सबूत इकट्ठे करने लगता है। शमशान घाट पर हर समय नज़र गड़ाए रखता है। उसकी नज़र हाल ही में पुलिस की एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसमें लावारिस लाशें पड़ी हुई थी। गाड़ी से उतारते समय जसवंत चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेता है, सबूत के तौर पर इस्तेमाल करता है। वकील कहता है कि इतने सबूत काफ़ी नहीं है, हमें और भी कड़े सबूत इकट्ठे करने होंगे उनको पकड़ने के लिए। तभी हवलदार भी उनके साथ मिल जाता है। वो अंदर की खबरें उन्हें आकर बताने लगता है, जैसे F5 वगैरह। लोगों के घर जाकर पूछताछ की जाती है। सबूत के तौर पर उनकी एक वीडियो भी बनाई जाती है, ताकि बाद में कोई गड़बड़ी ना हो सके। लेकिन अभी भी लगातार मौत की लाशें मिलना बंद नहीं होती। हर दिन गांव में, खेत में, या बॉर्डर पर कोई ना कोई लाश मिल ही जाती थी। इन सब के बाद जसवंत अपना एक कार्ड बनाता है और सभी को बांट देता है। कहता है कि जो भी आवश्यकता पड़े उसके लिए मैं हर समय हाजिर रहूँगा, वो उससे कांटेक्ट करे। जसवंत इस केस को लेके अदालत तक जाता है, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। जसवंत इनके खिलाफ और ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करता है। अखबार में छापा गया था कि जसवंत पुलिस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। ये बात सुनकर पुलिस डिपार्टमेंट वाले और भी ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। सीएम जसवंत के बारे में जानना चाहता है। पुलिस दिन रात जसवंत के घर पर पहरेदारी करने लगती है और वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही जसवंत उन सब के लिए चाय लेकर आता है। आप लोग हैरान हो गए होंगे और परेशान भी हो गए होंगे, इसीलिए सुबह सुबह चाय पीजिए। बीजेपी लोगों के सामने कुछ बयान देता है कि इस इलाके में कुछ लोग हथियारों की तस्करी कर रहे हैं, इसमें कुछ लोग शामिल भी हों। इधर जसवंत सिंह अपनी मीटिंग कर रहा था। उन्हें सारे सबूत पेश करता है कि जो लोग लापता लिस्ट में हैं, लेकिन पुलिस इसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही। उन्हें लावारिस बताकर शमशान घाट में जला दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो सबूत भी दिखाता है। ये दोनों भी गुम हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें ढूंढा नहीं, बल्कि लापता घोषित कर अस्पताल में लावारिस के तौर पर मिले और शमशान घाट ले जाकर जला दिया गया। और ऐसे ही जसवंत पुलिस के खिलाफ लड़ने लगता है। इन सब के बीच माहौल पूरा खुल चुका था। सीएम को हर बात का जवाब देना पड़ रहा था, लेकिन कई बार मीडिया ऐसा सवाल पूछ लेती थी जिसे सुनकर सीएम भी चुप कर जाता था। तभी कहानी में एंट्री होती है SSP सुखा की। सुखा उसी इलाके में ज्वाइन करता है। उसके बाद धीरे धीरे और भी अत्याचार बढ़ जाते हैं। सुखा लोगों के ऊपर और भी ज़्यादा निर्दयी था। बाहर लोग धरना लगाकर बैठे थे कि उनके लोग गायब हो चुके हैं। वो सभी सुखा के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। और तभी जसवंत के पास नोटिस आता है। उसके घर के लिए सिक्योरिटी भी रखी जाती है, लेकिन जसवंत सिक्योरिटी लेने से मना कर देता है और कहता है कि किस किस लोगों को सिक्योरिटी देंगे, गांव में लोग डरे हुए हैं। पर अब जसवंत अपनी बात रखने के लिए दूसरे देश जाता है। वहां पर गुरुद्वारा साहिब में सभी लोगों को इकट्ठा कर अपनी बात का प्रदर्शन करता है। वहां के लोग उसे समझते हैं और एक विदेशी महिला भी उसका समर्थन करने लगती है। वो लोगों के हित के लिए पुलिस वालों के ही खिलाफ लड़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। जसवंत भारत लौटता है तो लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। उनका मानना था कि बंदा अपने देश की बेइज्जती कराने के लिए दूसरे देश गया हुआ था। उसे समझाया भी जाता है कि उसका ये फैसला बिल्कुल गलत था। उसने कहा कि जो हो रहा है उसने वही बताया। अभी हमें उसी कांस्टेबल के घर का व्यू दिखाया जाता है जो उन सब की मदद कर रहा था। सुग्गा अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, खाना खाता है और कुछ बातें करता है। तभी अपराधियों को वहां बुलाता है और कहता है कि ये गद्दार थे, हमारे खिलाफ लड़ रहे थे।
और बताओ इनका क्या करना चाहिए। कोई भी जवाब नहीं देता। तभी सुग्गा बंदूक निकालता है और उन दोनों अपराधियों को गोली मार देता है और कहने लगता है कि हमारे पुलिस स्टेशन में भी कोई गद्दार है जो अंदर की खबर बाहर पहुंचा रहा है और वो उन्हें भी ख़त्म कर देता है। उन्हें क्या, वो उनके पूरे परिवार को ही ख़त्म कर देता है। अगली सुबह उस घर से 6-7 लाशें प्राप्त होती हैं। पुलिस वालों का कहना था कि ये सभी हथियारों की तस्करी कर रहे थे, इसलिए इन सब का इनकाउंटर करना पड़ा। ये सब पता लगने पर जसवंत भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्हीं के घर का एक और कांस्टेबल भी होता है। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई होती हैं। उसका परिवार उसे छोड़कर चला जाता है, इसलिए वो भी अंदर से बदला लेने की ठान लेता है। उन सब का अंतिम संस्कार करने के बाद भी जसवंत को रात रात तक नींद नहीं आया करती थी। उसे जैसे भी ये सब बंद करवाना था, वो दोबारा से एक मीटिंग रखता है। इत्तला करता है कि इसे रोकना होगा। तभी हमें एक आदमी दिखाया जा रहा है जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। एक कांस्टेबल आकर वहाँ पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में जिस गाड़ी में सीएम बैठा हुआ था वो गाड़ी ब्लास्ट कर जाती है। ये सब को देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। पुलिस वालों के मन में डर का माहौल बन जाता है। जसवंत की पत्नी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। जसवंत के घर पर एक और आदमी होता है। जसवंत बाहर खड़ा होकर अपनी कार को धो रहा था, तभी लाल कलर की एक गाड़ी आती है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग जसवंत को उठा कर ले जाते हैं। जसवंत चिल्लाता रहता है, लेकिन वो लोग उसे गाड़ी में बंद कर ले जाते हैं। जसवंत पे घर पे जो आदमी था वो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लोग जा चुके होते हैं। ये घर के सामने वाले घर में एक महिला ये सब देख लेती है, लेकिन वो भी शोर नहीं मचाती। जब ये बात जसवंत की पत्नी को पता लगती है तो वो इस केस को कोर्ट तक ले जाती है। कोर्ट में फैसला सुनाया जाता है कि अगर पुलिस वाले एक हफ्ते तक जसवंत को ढूंढ कर नहीं लाते हैं तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। तभी सीबीआई वहाँ पर जांच करने के लिए पहुँच जाती है और जसवंत की पत्नी से पूछताछ करने लगती है। वो बताती है कि उस दिन वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए घर से बाहर निकली थी